हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में मैं रूपाली वर्मा आपके लिए लेकर आती हूँ हिंदी से संबंधित आपके सिलेबस का वीडियोस, आपको समझाने के लिए चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैं आज जो लेकर आई हूँ वो है क्लास 9th हिंदी कोर्स ए का। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ और हर वीडियोस में मैं ये चाहती हूँ कि इसे रिपीट कर दूँ, क्योंकि आप लोग जब 8th से 9th में आते हो तो कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो जिन्हें समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी हम आए हैं चैप्टर नंबर 10 पे, इसलिए इसको चैप्टर नंबर है आपका 3, उस पर आ गए हैं हम। तो इसे हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं कि क्लास हमारी चल रही है 9th, और 9th में हिंदी में आपके 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। ये कोर्स कौन सा चल रहा है ये डिपेंड करता है आपके स्कूल की तरफ से, आपके स्कूल में क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1, तब तो आपका कोर्स ए है। लेकिन अगर आपके पास बुक है हिंदी की स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1, तो इसका मतलब आपके स्कूल में कोर्स बी पढ़ाया जा रहा है। तो निश्चिंत रहिए, कोर्स ए तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन कोर्स बी वाले परेशान नहीं हो, उनका भी सिलेबस बहुत जल्द ही मैं लेकर आऊँगी, ताकि आप सब कुछ अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। ठीक है ना? तो चिंता बिल्कुल नहीं करिए, हर एक चीज़ बढ़िया से कराऊँगी आपको। अब जैसे कि मैंने कहा कि मैं कोर्स ए पढ़ा रही हूँ, तो कोर्स ए की हमारी मेन पुस्तक है क्षितिज भाग 1। अब क्षितिज जो बुक है ये हमारी 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्लास 8th में आप कंबाइंड रूप से गद्य और काव्य पढ़ते आए हैं, लेकिन अब आपका क्लास 9th से आपको बाइफरकेट कर दिया जाता है। गद्य खंड की सारी विधाएं एक साथ रहती हैं और काव्य खंड की सारी विधाएं एक साथ रहती हैं। तो गद्य खंड की विधा हो गई, जैसे अभी तक हमने पहला अध्याय जो पढ़ा वो था हमारा कौन सा, एक कहानी थी 2 बैलों की कथा। फिर हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा लिहासा की ओर, वो था एक यात्रा वृत्तांत। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो है एक निबंध। तो इस तरीके से गद्य में बहुत सारी विधाएं होती हैं, आगे हम पढ़ते जाएंगे, आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताते जाएंगे। जब मैंने आपको सिलेबस ओवरव्यू कराया था तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी कि कौन कौन सी विधा में हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो अब हम आज जो कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3, यानी कि पार्ट 3, उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि एक निबंध विधा में है, और इसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है श्यामा चरण दुबे जी ने। याद रखिए, हर चैप्टर के साथ आपके पास लेखक मेंशन है और उसे पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इनको पढ़ना। जैसे अब कोई भी लेखक है, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने के कभी कभी वो लोग दूसरे नाम से लिखते हैं तो उनके मूल नाम अलग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जो ज़रूरी है उन्हें हम ज़रूर लेकर आएंगे। तो ये चैप्टर हम शुरू करें, उपभोक्तावाद की संस्कृति ये क्या है आपको समझाएं, उससे पहले हम जान लेते हैं अपने लेखक को। लेखक है हमारे श्यामा चरण दुबे जी। देखिए क्या है, इनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1922 में। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की है। ठीक है, इनका देहांत सन 1996 में हो गया। ठीक है, 1922 में इनका जन्म हुआ, 1996 में मृत्यु हो गई। ये 2 चीज़ें मेन हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इनके प्रमुख कार्य, अब किसी भी कवि या लेखक के प्रमुख कार्य उनकी रचनाएं होती हैं। क्या है? उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र और समय और संस्कृति। ठीक है, तो ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो इन्होंने मेन तौर पर लिखी हैं। तो अब ये अगर मैंने ये पढ़ाया है तो इसका मतलब ये आपसे कहीं पूछा जा सकता है, तो इनको आपको अच्छे से देखना और समझना है। ठीक है, ओके। तो बिल्कुल भी मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि ये चीज़ें हमने नहीं करी है मैम, हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ पढ़नी है, एक साथ पढ़ने से चीज़ें नहीं आती, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। अब हम आ जाते हैं पाठ के साथ। पाठ हमारा क्या है? उपभोक्तावाद की संस्कृति।
अब ये उपभोक्तावाद से पहले आपको समझना है कि उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता होते हैं हम लोग, जो हम हर चीज़ का भोग करते हैं। आजकल आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत तरह की चीज़ें और हम हर एक चीज़ लेके उसका इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं। ठीक है, हमारे अंदर ये टेंडेंसी है ना भाई, इंसान के पास जिस हिसाब से पैसा होता है वो उस हिसाब से खर्चा करता है। लेकिन आजकल की संस्कृति क्या हो गई है कि हम हर हाल में हर एक चीज़ लेकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम हैं उपभोक्ता। क्या है? उपभोक्ता। और ये संस्कृति यानी कि हर एक चीज़ को उपभोग कर लेने की जो टेंडेंसी है, ये हमारे अंदर धीरे 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 बढ़ती जा रही है। पहले के लोग अगर आप देखिए कि ठीक है ये ज़रूरत है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं ज़रूरत है तो हमें कोई ज़रूरत, हम इनको नहीं लेंगे। अब लोगों को पहनने के लिए कपड़ा अगर चाहिए तो पैंट शर्ट काफ़ी है, इनफ है। अब वो पैंट शर्ट आपको 500 रुपये में भी मिलेगी और वही आपको लाखों रुपए में भी मिलेगी, है ना। अब जैसे हमारी कैपेसिटी है कि हम यहाँ पर 1000 रुपये की एक शर्ट पहन सकते हैं, हम 1000 रुपये की एक पैंट ले सकते हैं, ये दो चीज़ें हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई ब्रांड देखें तो 5000 की शर्ट है, 10,000 की पैंट है, तो हम उसको भी पहनना चाहते हैं। तो अपनी लिमिट के बियॉन्ड काम करना, ठीक है, तो वो चीज़ें हमारे अंदर जो ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये खतरे की निशानी है। हमारी जीवन शैली धीरे धीरे बदल रही है, इसमें उपभोक्तावाद बढ़ता जा रहा है, अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ रहा है, जन समुदाय उत्पादों को भोजन समझकर भोग रहा है, परंतु मनुष्य स्वयं ही उत्पादों की भेंट चढ़ता जा रहा है। अब क्या होता है, भोजन हमारे लिए क्यों होता है? भोजन हमारे शरीर की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्या है वो? हमारे शरीर की ज़रूरत है कि भाई अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारा शरीर डेवलप नहीं हो सकता है, यही होगा ना। अगर हम खाना ठीक से नहीं खाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा? हमारा शरीर डेवलप नहीं होगा, हमारा जो है ग्रोथ नहीं होगी, माइंड उतना डेवलप नहीं होगा। अब इसी चीज़ को अगर ये ले लो कि हमारा जो पौष्टिक खाना है, दाल चावल सब्जी रोटी, ठीक है, हमें दूध चाहिए, ये हमारा इनिशियल फूड है और ये हमारे शरीर को हेल्दी रखता है। अब ये कहो कि भाई दाल तो हम ले लेते हैं, दाल खा लें, अब उसी में हम कहें कि नहीं हमको 4 तरह की दाल चाहिए, 5 तरह की सब्जी चाहिए, 3 तरह की रोटी चाहिए, 2-3 तरह का चावल चाहिए, तो ये क्या है? जो हमारे शरीर की ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम चीज़ अपने लिए ले रहे हैं ना। तो अब अति तो किसी भी चीज़ की बुरी होगी, किसी भी चीज़ को अगर हम अति से लेंगे तो बुरी तो होगी। अगर हम एक्सेस खाना खाएंगे तो शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा, बुरा होगा। तो इसी तरीके से समाज आज जो है हम जब प्रगति कर रहे हैं, तो प्रगति करते हुए क्या बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं, एक ही नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब मान लीजिए एक साबुन ले लीजिए, साबुन लक्स है, पियर्स है, और पता नहीं ना जाने सिंथॉल, लिरिल और फीमा, और पता नहीं ना जाने कितने तरह के साबुन आते हैं, ठीक है। अब हमारे अंदर क्या है कि भाई नहाने के लिए तो एक साबुन इनफ है ना। आप चाहे लाइफबॉय से नहा लो, चाहे डव से नहा लो, चाहे सिंथॉल से नहा लो, चाहे जिससे भी नहा लो, कोई एक साबुन है। अब हम ये कहें कि नहीं आज हम डव से नहाएंगे, कल हम सिंथॉल से नहाएंगे, परसों हम पियर से नहाएंगे, फिर हम लिरिल से, मतलब क्या है हमारे अंदर क्या नहीं, हम एक चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो रहे। जितने प्रोडक्ट्स हैं हम उन सभी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं। तो ये क्या चीज़ हो रही है, ये हम उत्पादों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमारा इस्तेमाल इन उत्पादों को बनाने वाली कंपनीज कर रही हैं। हम इन उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो हमारा इस्तेमाल कर रही हैं अपना फायदा उठाने के लिए। यही चीज उन्होंने बोला कि उत्पादों की भेंट मनुष्य खुद स्वयं अपने आप को चढ़ा रहा है। बाजार में विलासिता की सामग्री की बहुलता है। विलासिता तात्पर्य जहां पर हम इन सारी चीज़ों को अपने आराम, अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदते हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन हमारा अहंकार जिसको बोलता है कि तुम इसे खरीदो, उस अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए हम जब खरीदते हैं तब ऐसा होता है। मनुष्य को लुभाने के लिए विज्ञापन जी जान एक कर रहे हैं, यानी कि सारी कंपनीज
हम चाहती हैं कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट लें। इस चक्कर में क्या हो रहा है, ये लोग विज्ञापन एक से एक बना रहे हैं, ऐसे एक से एक विज्ञापन कि मनुष्य उसमें फंस जाता है, और फंस जाता है तो वो प्रोडक्ट खरीद लेता है। तो मतलब विज्ञापन वो इतना जी जान से बना रहे हैं कि हम किसी तरीके से, कहते नहीं है कि बकरे को बलि के लिए तैयार करते हैं, तो उसी तरीके से ये विज्ञापन कंपनीज, जो कंपनीज हैं, ये आदमियों को उस बलि के लिए तैयार करती हैं कि हमारे प्रोडक्ट को तुम्हें इस्तेमाल करना है। चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे दैनिक उपयोग की वस्तुएं हो, या प्रसाधन सामग्री हो। प्रसाधन यानी कि जो हम अपनी इनिशियल ज़रूरतों के लिए करते हैं, जिनमें सौंदर्य प्रसाधन भी आते हैं। विज्ञापन उनकी विशेषताएं बताकर मानव समुदायों को तरह तरह से आकर्षित करते हैं। अब ये क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, खाने की चीज़ ले लो, डेकोरेशन की ले लो, सुंदरता की ले लो, कपड़े की ले लो, कोई भी चीज़ है, विज्ञापन कंपनी जब विज्ञापन बनाती है तो उस प्रोडक्ट में इतने सारे गुण बता देती हैं कि अरे इसमें तो ये है। अब देखिए चॉकलेट्स है, चॉकलेट्स कितना हार्मफुल होती हैं कि नहीं, लेकिन उसमें बताते हैं कि भाई दूध है, ये प्रोटीन है, वो है। और जब एक्चुअल में उसकी जब जांच करी जाती है कंपनियों के जरिए, तो उसमें बताया जाता है कि कितने हार्मफुल चीज़ें हैं जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। ये बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है। तो अब विज्ञापन कंपनीज क्या करती हैं कि उन प्रोडक्ट्स में इतना फ़ायदा बताती हैं कि इस चीज़ से इतना इतना फ़ायदा है। विज्ञापन फिल्मी सितारों एवं ऋषि मुनियों का भी हवाला देने से नहीं चूकते हैं। अब देखिए क्या है, ये विज्ञापन कंपनीज हमें लुभाने के लिए क्या करती हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स से वो विज्ञापन करवाती हैं कि नहीं करवाती हैं। अब हम ये सोचते हैं कि जब इतना बड़ा फिल्म स्टार कर रहा है तो वो झूठ तो बोलेगा नहीं। एक तरफ ये हम सोचते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अगर ये फिल्म स्टार ये चीज़ इस्तेमाल करता है तो उसके मतलब ये चीज़ अच्छी है, तो इसे हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला तो हमारा दिमाग इसमें चलता है, अगर फिल्म सितारों से कराया जा रहा है, बड़े बड़े लोगों से कराया जा रहा है। फिर दूसरी तरफ क्या करते हैं, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं ऋषि मुनियों का भी लेते हैं। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने इतनी तपस्या करके, खोज करके ये औषधि बनाई थी, इस औषधि से हमने ये दंत मंजन बनाया है। तो अब हम ये क्या सोचेंगे कि भाई ऋषि मुनियों ने अगर आयुर्वेदिक चीज़ों से इस चीज़ को बनाया है, और उन लोग इतने साल जीते थे, इतने मजबूत रहते थे, तो अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें भी इतना फ़ायदा होगा। जबकि इसके बेस में कोई सच्चाई नहीं है। वो चीज़ ना किसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से बनी होती है, ना फिल्मी सितारे जिसको ये लोग बता रहे फिल्मी सितारे इस्तेमाल करते हैं, ना उसको वो लोग खुद इस्तेमाल कर रहे होते हैं। भाई फिल्मी सितारे तो उससे पैसा कमाने के लिए लेते हैं। ऋषि मुनि क्या यहाँ पर आके क्लेम कर रहे हैं कि नहीं हमने ये औषधि नहीं बनाई थी? ऐसा तो होगा नहीं। भाई लिख बता दो कौन इसको चेक करने आ रहा है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों का सहारा लेकर हमें भ्रमित किया जाता है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदिए, इसका इस्तेमाल करिए। संभ्रांत परिवारों की महिलाएं अपनी ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार रुपए की सौंदर्य सामग्री रखते ही रहती हैं। अब क्या है, देखिए आजकल क्या है, ब्यूटी मतलब सुंदरता बहुत जरूरी है। इनिशियल चीज़ हो चुकी है कि नहीं, सुंदरता होनी चाहिए। अब वो सुंदरता भाई एक नेचुरल ब्यूटी होती है। हम अपने, अब ये चीज़ होगी, देखिए एक कपड़ा ले लो, ठीक है, एक सिंपल कोई भी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा ले लो, मजबूत कपड़ा ले लो, कोई भी कपड़ा ले लो जो तुम्हें समझ में आए। अब उसमें एक दिन तुम सर्फ इस्तेमाल करो, एक दिन ब्लीच इस्तेमाल करो, एक दिन कोई मतलब हर तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करो उसके ऊपर। हम कह रहे हैं 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीने में उस कपड़े की हालत बुरी हो जाएगी, वो कपड़ा खराब हो जाएगा ना। अब कपड़ा, अब यहाँ पर हम बात करें अगर अपनी स्किन की, तो हमारी स्किन तो ऐसी बहुत सेंसिटिव होती है कि नहीं होती है। अब इस पर हम अगर तरह तरह के ये सौंदर्य प्रसाधन लगाएं, कभी हम कुछ लगाए, आजकल तो बहुत तरह के आते हैं, मुझे तो इतना नाम भी नहीं याद रहता, तो वो सारी चीज़ें अगर हम डेली बेसिस पे लगाएं तो क्या हमारी स्किन अच्छी रह सकती है? कितने दिन अच्छी रहेगी? अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये ले लो, आप बहुत सारी हीरोइनों को देखते हैं, कितनी सुंदर दिखती हैं पर्दे पर, बहुत प्यारी लगती हैं। एक बार उन्हें बिना मेकअप वाली किसी पिक्चर उसमें देख लीजिए, बहुत सारे टाइम ये लोग बगैर मेकअप के भी निकलती हैं, आप देखकर डर जाओगे, उनके स्किन, उनके रूप इतने डरावने होते हैं। तो कारण क्या होता है कि वो लोग शूट करते समय ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं,
और इन्हीं सुंदरता और चकाचौंध को देखकर ये जो बड़े बड़े घरों की औरतें होती हैं, भाई उनके पास पैसा तो है ही बहुत सारा, तो वो इतने सौंदर्य प्रसाधन अपने पास रखती हैं, यानी कि वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अब समझ लीजिए यहाँ बताया जा रहा है 30-30 हज़ार का। अब जब ये चैप्टर लिखा गया तब 30 हज़ार बहुत मायने, आज तो हम कहेंगे कि लाखों के जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है रखे जाते हैं। अब सिंपल एक लिपस्टिक ले लो, एक काजल ले लो, हम कह रहे हैं कि एक काजल जो है वो आपको 20 रुपये में भी मिल जाएगा, अच्छा मिल जाता है। अब घर में देखिए, पहले आपने अपनी दादी नानी से पूछो ना, तो घर में काजल पार के लगाया जाता था, नीम को बत्ती पे लगा के, और उसको जलाया जाता था, तेल को, सरसों के तेल को, और फिर उसके ऊपर एक बर्तन रख दिया जाता था, उसमें काला काला इकट्ठा हो जाता था, वही काला काला उठा के एक डिब्बी में भरा जाता था और वो काजल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, लेकिन आज जो काजल हम लोग की दादी नानी घर में बनाती थी, वही काजल आज आपको 40-40 हज़ार रुपये का एक एक काजल मिलेगा। ठीक है, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतने कॉस्टली होते हैं, और हम लोग ये सारी पिक्चरों में सब जगह ये चकाचौंध देखकर हमें लगता है कि नहीं, ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि हम इस लालच में आकर बहुत सारी चीज़ें अपने पास एकत्र कर लेते हैं। अब पुरुष भी पीछे नहीं है, वे भी कीमती साबुन, तेल, आफ्टर शेव और कोलोन लगाने लगे हैं। अब देखिए, ये नहीं है कि सुंदरता में सिर्फ महिलाओं का ही नाम है, अब पुरुष भी कम नहीं है। पुरुषों की ना जाने कितनी क्रीम्स आने लगी हैं, आफ्टर शेव आने लगे हैं, पता नहीं कितना कितना, और वो भी ये नहीं कि सस्ते बद्दे आते हैं। आप मार्केट में लेने के लिए पहुंच जाओ, इतने कॉस्टली हैं कि हम क्या बताएं। जितना मतलब आपके लेडीज़ के जो कॉस्मेटिक्स होंगे वो जितने कॉस्टली होते हैं, उतने ही कॉस्टली ये मेंस के कॉस्मेटिक्स भी होते हैं। तो मतलब आप ये नहीं सोच सकते हो कि भाई औरतें ही खाली सुंदर, आजकल पुरुष भी इसमें पीछे नहीं हैं। जगह जगह फैशनेबल एवं नए नए डिज़ाइनर के वस्त्रों के लिए बड़े बड़े वस्त्रालय और बुटीक खुल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक पैंट शर्ट हो या एक सलवार सूट हो, एक जीन्स हो, जो मुश्किल से लगता है, अगर आप एक नॉर्मल जीन्स भी लेने के लिए जाओगे तो हमें लगता है 700-800 रुपये में आ जानी चाहिए। इससे ज़्यादा हम अगर चलो मान लेते हैं हम 1000 रुपये में आ जाएगी। ठीक है, 1000 रुपये में अगर एक ये जीन्स आ सकती है, तो वही जीन्स हम 10,000 की क्यों लें? तो अब क्या होता है, उस पर एक ब्रांड लग गया है, किसी एक फैशन डिज़ाइनर का ब्रांड लग जाए, किसी एक कंपनी का ब्रांड लग जाए, तो वो प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हो जाता है। जबकि उसके मैन्युफैक्चर में वो सारी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है। जो 1000 रुपये में जीन्स बन रही है, वही एक ब्रांडेड कंपनी में भी जीन्स बन रही है। थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, लेकिन जो दाम है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो और इन सारे प्रोडक्ट, इन सारे कपड़ों को, डिज़ाइनर वेयर्स को, इन सारी चीज़ों को लगाने के लिए तरह तरह के नए नए बुटीक्स खुल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे बुटीक्स। और लोग आजकल जो ये उपभोक्तावाद की इनके अंदर जो ललक हुई है कि हम हर एक चीज़ को इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं, हर चीज़ को हम पहन लेना चाहते हैं, इसके चक्कर में क्या होता है, लोग वो सारी चीज़ों को बस खरीदना चाहते हैं, खरीद के इस्तेमाल करना चाहते, किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में वो उसको लेकर इस्तेमाल करना ही चाहते हैं। यही होता है। और फिर वो उस बुटीक में घुस जाते हैं और ना जाने लाखों के कपड़े लेकर वापस निकलते हैं। भाई जब पैसे की कमी नहीं है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है इन लोग को। आजकल लोग आवश्यकता के लिए नहीं बल्कि दिखावे के लिए वस्तुएं अधिक खरीदते हैं। बात सही है, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि सामने वाले के पास जो कपड़ा है हमें उससे महंगा कपड़ा खरीद कर पहनना है। तो यहाँ पर हम आपसे उच्च हैं ये दिखाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, ये नहीं है कि हम ये चीज़ पहन रहे हैं या कर रहे हैं, इससे मतलब है। यहाँ पर मतलब किस चीज़ से है कि हम क्या चीज़ कितने हद तक इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड इतना है, हम ये सारी चीज़ें। म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल तथा कार आदि शौक तथा दिखावे की चीज़ें हो गई हैं। अब इसको ऐसा समझिए, एक हम लोग जब हम छोटे थे, हम बात बताते हैं, एक इतना बड़ा प्लेयर आता था, उसमें एक कैसेट लगता था और हम लोग उसको बजाते थे घर में और आराम से गाने सुन सकते थे। आज वही म्यूज़िक सिस्टम बड़े बड़े हो गए, ठीक है, और इवन अब इतने बड़े हो गए हैं कि मेरी हाइट तक के भी म्यूज़िक सिस्टम आते हैं, ठीक है।
उन्हें बजाइए, इतना बजाइए कि आपके आसपास के मोहल्ले के सारे घर हिल जाएंगे आपके घर में। तो यहाँ पर आप म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, आपको सुनना अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा आप उसके लिए जब प्लेयर खरीदना जानते हो तो आप ये ध्यान देते हो कि बगल वाले के यहाँ कैसा म्यूज़िक सिस्टम है, हमें उससे बड़ा और अच्छा म्यूज़िक सिस्टम चाहिए। आप अपनी ज़रूरत नहीं देखते कि हमें क्या चीज़ ज़रूरत है। अब मान लीजिए सबके घर में कंप्यूटर है, अब किसी के घर में कंप्यूटर का इस्तेमाल है, किसी के घर में कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं है। अब मान लीजिए मेरे घर में कंप्यूटर का इस्तेमाल है तो मैंने कंप्यूटर खरीदा, मेरे यहाँ लैपटॉप भी है, हम ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन हमारी देखा देखी हमारे पड़ोस वाले को कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं है, उसको नहीं है, लेकिन वो कहेगा नहीं इनके यहाँ कंप्यूटर है तो हमें भी कंप्यूटर चाहिए, हमारे यहाँ क्यों कंप्यूटर नहीं है। उनके यहाँ 2 गाड़ी है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है, उनके यहाँ मोटरसाइकिल है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है। तो आजकल हम ये बताने, सारी चीज़ें बताने की कोशिश सिर्फ इतनी है कि ये जो उपभोक्तावाद की टेंडेंसी, हर चीज़ को उपभोग कर लेने की टेंडेंसी जो हमारे अंदर पनप रही है, वो इसलिए है कि हम क्या ज़रूरत है उसे छोड़कर हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी क्या क्या कैपेसिटी है, हम उस हिसाब पे इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो हुई सामान खरीदने के लिए, सौंदर्य प्रसाधन, कपड़े। इसके बाद अब एक नया ट्रेंड आजकल शुरू हुआ है, वो है हॉलिडे। अगर वो अंडमान गए हैं तो हम अंडमान जाएंगे, हम मॉरिशस जाएंगे, हम मालदीव्स जाएंगे। वो अगर ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो हम पेरिस जाएंगे, हम लंदन जाएंगे। मतलब अगर वो किसी एक साधारण वेकेशन पे गए हैं तो हमें उससे हाईएस्ट जो है वो वेकेशन पे जाना है। एक चीज़ आदमी लोगों के अंदर पनप रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसके साथ ही अधिक धनी लोग तो बच्चों की पढ़ाई के लिए 5 सितारा विद्यालय, खुद के इलाज के लिए 5 सितारा हॉस्पिटल, खाना खाने के लिए 5 सितारा होटल में ही जाते हैं, क्योंकि यह उनके स्तर के अनुरूप होता है। अमेरिका में तो लोग मरने के बाद बनने वाली समाधि को सजाने के लिए भी पैसा खर्च करने लगे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आ गया, एक पढ़ाई होती है, ठीक है, एक पढ़ाई होती है कि हाँ ठीक है आप एक कॉन्वेंट स्कूल में भेज दो, अच्छे स्कूल में भेज दो, पढ़ाई करो, सब कुछ है। लेकिन अब हम अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम बच्चे को एकदम 5 स्टार स्कूल में भेजेंगे। 5 स्टार स्कूल क्या होते हैं, जो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज एसी वाले होते हैं, सेंट्रल एसी लगा होता है उनमें, पूरा एयर कंडीशनर होगा, पूरे मतलब आपको हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ वहाँ पे एक से एक मिलेगी। तो यहाँ पर हम, अब ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत है आप बताइए। बच्चों को अगर हम थोड़ा सा कष्ट देते हैं तो ये कष्ट उनके भविष्य का निर्माण करते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्या करते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर हम ये कहें कि नहीं हम उनको शुरू से ही सारी चीज़ें आराम से देंगे तो वो अपनी लाइफ में स्ट्रगलिंग फेज नहीं देखते, जिससे आगे चल के उनका फ्यूचर, उनको हर एक चीज़ लगता है कि बहुत ईजी है, हमें आसान वे से मिल जाएगी। ऐसा लाइफ आसान नहीं होती है। तो पढ़ाने के लिए बच्चों को क्या देंगे, 5 स्टार हॉस्पिटल में, क्या कहते हैं, स्कूल्स में भेजेंगे। अगर हमारी तबीयत खराब हुई, मान लीजिए अगर हमको छींक भी आ रही है तो वो छींक का इलाज करने हम कहाँ जाएंगे, 5 स्टार हॉस्पिटल जाएंगे। खाना भी हम नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में नहीं खाएंगे, हम 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स जाएंगे खाना खाने के लिए। सिर्फ दिखावा, ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, लेकिन हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम दिखावा करते हैं, हम हर एक चीज़ का उपभोग कर लेना चाहते हैं, हम इसलिए ये सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो चलो जिंदा रहते रहते सही हैं, लेकिन अमेरिका जगह जहाँ पर मरने के बाद कब्रें बनती हैं, आप अगर उसमें जाओ तो लोग आज जिंदा हैं और ज़िंदा रहते रहते अपने मरने के बाद हमारी कब्र कैसी होनी चाहिए ये डिज़ाइन करवाना शुरू करवा देते हैं कि मरने के बाद भी हमें एकदम 5 स्टार कब्र मिलनी चाहिए, हम वहाँ पर रहेंगे। अरे मरने के बाद का क्या मतलब हुआ? क्या शरीर को देख रहा है, कोई दुख सह रहा है, सुख सह रहा है, आत्मा तो निकल के कब की चली गई, हमें कुछ पता चलेगा? तो मतलब यहाँ पर क्या है कि हम पैसे के बल पर शो ऑफ जो कर रहे हैं वो जिंदा रहते रहते नहीं, हम मरने के बाद भी उसे करना चाहते हैं।
उपभोक्तावादी समाज अपना स्तर दिखाता है, किंतु सामान्य समाज ललचाई निगाहों से देखता रहता है। अब क्या होता है, उपभोक्तावाद कौन करेगा, किसके अंदर ये टेंडेंसी हर चीज के उपभोग करने के लिए होगी? वो है आपका कौन सा वर्ग? जो धनवान वर्ग है, जिसके पास पैसा है, वो हर तरह की हर एक चीज की फैसिलिटीज, हर एक प्रोडक्ट, सब कुछ, हर एक चीज का इस्तेमाल कर सकता है। तो वो आता है उपभोक्तावाद की संस्कृति के अंतर्गत, जो पैसा खर्च करके हर एक चीज खरीद लेना चाहता है, और वो उसका करता भी है। वो अपने स्तर को दिखाता है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं सब कुछ खर्च करके सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन इन सारी चीजों को देखता कौन है? जो निम्न स्तर होता है, जिसके पास इतना पैसा नहीं होता है। वो इन सारी चीज़ों को देख कर क्या करता है? ललचाता है कि मैं भी, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं भी ये कर पाता। उपभोक्तावाद का प्रसार सामंती संस्कृति की देन है। अब ये इन्होंने, इसका मतलब क्या है? अब ये उपभोक्तावाद पनपा कैसे? आखिर ये उपभोक्तावाद पनपा कैसे? ये वो जो सामंत लोग हुआ करते थे, यानी कि जो लोग राज किया करते थे, राजा हैं, महाराजा हैं, नवाब हैं, इन सब की लाइफ बहुत लविश होती थी ना, वो दिखावे के लिए हर एक चीज़ करते थे। तो वो जो लेविश लाइफ है, ये सारी चीज़ें देन उसी सामंती वर्ग की है। जो लोग नवाब, राजा, महाराजा होते थे, खाना उन्हें चांदी और सोने के बर्तन में है। एक अकेला आदमी भी खाएगा तो पूरी डाइनिंग टेबल सजी होनी चाहिए खाने से। पहनने के लिए एक कपड़ा हमें पूरी लाइफ में एक बार पहन रहे हैं। चलने के लिए एक हाथी, घोड़ा, ना जाने क्या क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती थी? वो दिखावे के लिए इस्तेमाल करते थे कि हाँ, हम राजा हैं, महाराजा हैं, ये सारी चीज़ें। और ये धीरे धीरे जब ये सामंती वर्ग खत्म हो गया, इनका पतन हो गया, तो अब जो लोग धनवान वर्ग रहे, उन्होंने वो ये सारी चीज़ें अडॉप्ट कर ली कि ठीक है, हम सामंत नहीं रहे तो नहीं रहे, कोई बात, हमने किसी पर राज नहीं किया, लेकिन हमारे पास इतना पैसा है कि हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को अपना लिया, जो आज भी भारत में मौजूद है। तो सामंत वर्ग आप देखेंगे, राजशाही नहीं रही, नवाबी नहीं रही, लेकिन उनके तौर तरीके आज भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। वो धनी वर्ग के अंदर हम देख सकते हैं, और इन जो पतनशाही सामंती वर्ग हैं, जिनका अब राज नहीं रहा, लेकिन उनके पास अभी भी इतनी धन दौलत है, सब कुछ है कि उनका ये राजशाहीपन जो है, उन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। सामंत बदल गए, किंतु सामंती पहले जैसी ही फल फूल रही है। सामंत बदल गए, लेकिन सामंती यानी कि उनका जो रहन सहन, तौर तरीका, खान पान, वो अभी भी है। क्योंकि अब कोई भी ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के अंडर ही हम सब आते हैं, लेकिन कोई राजा के अंदर, कोई जमींदार के अंदर, जागीरदार के अंदर हम लोग नहीं आते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं, लेकिन अब हमारे अंदर वो इतनी कैपेसिटी अभी बकाया है सामंतों के अंदर, जो उनके परिवार हैं, कि वो अपना अभी वो इस लाइफस्टाइल कैरी करते हैं। हमारी सांस्कृतिक पहचान नष्ट हो रही है, परंपराएं खत्म हो रही हैं, और आस्था का नाम भी खत्म हो रहा है। अब इस उपभोक्तावाद संस्कृति को हमने अपनाया, किस तरीके से हम सभी अपना रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। हमने कहा उपभोक्तावाद क्या होता है, इसकी संस्कृति, यानी कि हम इसको देखा देखी अडेप्ट कर रहे हैं, और उसको बिना सोचे समझे हम अपना रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, चाहे दिखावे के लिए कर रहे हो, चाहे अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो, मगर हम कर रहे हैं। इन सभी के करने के बाद परिणाम क्या हो रहा है? हम भाई हर एक चीज़ का उपभोग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम ये हो रहा है कि हम अपनी भारतीय परंपराओं को, अपने सनातनी परंपराओं को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। हमारे रहन सहन, खान पान के जो तरीके हमारे शास्त्रों में मेंशन हैं, हम उन सभी को छोड़ रहे हैं। आधुनिकता के नाम पर हम आस्था से दूर जा रहे हैं, हम ईश्वर से दूर जा रहे हैं, हम सिर्फ दिखावे में जी रहे हैं। जब कहते हैं, कहने का मतलब है कि हमने जब ईश्वर को देखा नहीं तो हम उन पर बिलीव क्या करें। लोगों के यहाँ पर ऐसे वक्तव्य होते हैं। हम पश्चिमी सभ्यता का अंधाधुन अनुकरण कर झूठी आधुनिकता में मदहोश हैं, दिन भ्रमित होकर अपना उद्देश्य भूल गए हैं। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है? हम आधुनिक यानी कि जो पश्चिमी देश हैं, हम उनको देखकर फॉलो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम उनको देख के उनकी नकल उतार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यही कर रहे हैं ना, कि हम ये देख रहे हैं कि वो लोग ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। ठीक है,
अब पश्चिमी देशों में आप देखो क्या हो रहा है। पश्चिमी देशों में क्या होता है कि बच्चे 18 साल के हुए, उन्होंने अलग फ्लैट लिया, अलग रहने लगे, काम करने लगे, खाने लगे। माँ बाप से उन्हें कोई मतलब नहीं, माँ बाप कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या तकलीफ है, कोई केयर नहीं। अगर माँ बाप ने डांट दिया तो जाके पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं कि हमारे माँ बाप हमें अब्यूज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और पुलिस लोग कार्रवाई करते हैं। तो हमारी संस्कृति में तो ये नहीं है ना। हम जब छोटे होते हैं तो हमारी देखभाल, हमें पैदा करना, हमारी देखभाल हमारे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जब वो बुजुर्ग, माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी देखभाल करना, उनका सेवा करना, ये हमारा कर्तव्य होता है। ठीक है ना। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति। नतीजा क्या है, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो पश्चिमी देशों का अनुकरण कर रहे हैं, तो इसके चक्कर में हम क्या करते हैं, माँ बाप ने हमें तो पाल पोस दिया, लेकिन जब हमारी बारी आई कि हम उनकी देखभाल करें तो हम उन्हें जाके ओल्ड एज होम में पटकाते हैं। हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम इनके साथ एडजस्ट नहीं करेंगे। क्यों? ये हमारी संस्कृति में तो नहीं है। हम ये कहाँ से सीख रहे हैं? हम पश्चिमी सभ्यता से ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। हमारी संस्कृति हमको इस चीज़ की परमिशन नहीं देती है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम ये नहीं कहते हमारे पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी हैं, ये हमारा कर्तव्य है। अगर आप ये अधिकार रखते हैं कि उन्होंने जितनी प्रॉपर्टीज, जितना सब कुछ एकत्र किया है, वो एक बेटे होने के नाते या एक बेटी होने के नाते हमारी है, तो अगर हम अधिकार रख रहे हैं तो उस अधिकार जमाने से पहले हमें अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना है। ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। पश्चिमी देशों का अंधा अनुकरण करने के चक्कर में हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो ये उपभोक्तावाद की संस्कृति कहाँ से पनप रही है? ये पनपती है आपके पश्चिमी सभ्यता से, जिसका हम अनुकरण करते हैं। और इसी उपभोक्तावाद की संस्कृति के चक्कर में क्या है कि हम हर तरह के आराम और आज़ादी से रहना चाहते हैं, इसलिए हम पेरेंट्स के साथ रहने से भी मना कर देते हैं, नहीं हम अकेले रह लेंगे। और इससे हम दिग्भ्रमित होकर अपना उद्देश्य भूल रहे हैं। दिग्भ्रमित का मतलब क्या हो रहा है, हमारा फोकस्ड किस चीज़ में। हम अगर पश्चिमी देशों को देखकर हम ये सारी चीज़ों का अनुकरण करेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है हम उससे भटक जाते हैं। हमें क्या करना है हमें यही नहीं समझ में आता है। इस तरह की संस्कृति को अपनाने के कारण संसाधनों एवं धन दोनों का अपव्यय होता है। अगर हम इस तरह की संस्कृति अपनाते हैं जहाँ पर ऐसी संस्कृति है कि हम हर एक चीज़ का उपभोग कर लेना चाहते हैं, तो इसमें क्या है, हम संसाधनों का इस्तेमाल, संसाधन मतलब जितनी भी चीज़ें हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, हम एक तो उनका गलत इस्तेमाल करते हैं और दूसरी चीज़ हम बेफजूल धन खर्च करते हैं। ठीक है। अब वही धन हम बचा सकते हैं, उसका हम कहीं अच्छी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, फालतू में वो सारा धन खर्च कर देते हैं। सामाजिक संबंध बिगड़ रहे हैं, यानी कि हम आपसी संबंध देखोगे, इस जो हम अनुकरण कर रहे हैं, और ये अनुकरण हम क्यों कर रहे हैं, हम दिखावे के लिए कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हम, वैसे तो हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए, लेकिन दिखावे के चक्कर में क्या हो जाता है, हमारे संबंध अच्छे नहीं रह पाते, क्योंकि हमने तो उससे कंपटीशन करना है। उसके यहाँ आज अगर LCD टीवी आया है तो उसके यहाँ 56 इंच का आया है, तो हमारे यहाँ कल 62 या 65 इंच का टीवी आना चाहिए। तो हम उससे ज़्यादा के चक्कर में उसके साथ कंपटीशन में, तो हमारे संबंध, सामाजिक संबंध जो हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। आपस में दूरियां बढ़ रही हैं, आक्रोश एवं अशांति बढ़ रही है। अच्छा, ये सिर्फ सामाजिक संबंध ही नहीं है, आप हम लोगों के जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उनमें भी आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। 2 भाइयों में, 2 बहनों में भी ये सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब उन लोगों के अंदर भी ये कंपटीशन है। अब इससे क्या होता है, हम समाज में सौहार्द नहीं रह जाएगा, वैमनस्य हो जाता है। कंपटीशन के चक्कर में हम किसी को का सही रूप समझना ही नहीं चाहते, हम उसे खाली एक कंपटीशन का जरिया समझते हैं। अगर हमसे निम्न स्तर का व्यक्ति है जो हमारे जितनी जो है फैसिलिटीज़ को नहीं कैरी करता, हम उसको देखकर अपने अहंकार को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं हम ज़्यादा संपन्न हैं, ये हमसे इतना संपन्न नहीं है एक तरीके से। और हम अगर हमसे ऊंचे वर्ग का आदमी है तो हम उस जैसी सारी चीज़ों को लेकर अपने अहंकार को सेटिस्फाई करते हैं। तो एक तरीके से हम अपने व्यक्तित्व को बिगाड़ रहे हैं, अपने सामाजिक संबंधों को बिगाड़ रहे हैं, अपने ब्लड रिलेशंस को बिगाड़ रहे हैं। तो ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, ये समाज के जो बेसिक ढांचा है उसी को बिगाड़ने का काम कर रही है।
झूठे विकास के लालच में हम सच्चे विकास को भूल गए। यानी कि हमने क्या किया, आधुनिकीकरण के दौर में हमने बहुत सारी चीज़ों को तो अपना लिया, लेकिन एक जो सच्चा विकास होता है, जहाँ हमारे रिश्ते, हमारा स्वभाव, ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती हैं, उसको तो हम डेवलप कर ही नहीं पाते हैं। अपना उद्देश्य भूल गए हैं। मनुष्य महत्वाकांक्षी एवं उसका जीवन व्यक्ति केंद्रित हो गया है। मतलब अब हम क्या हैं, अब हम महत्वाकांक्षी हो गए हैं। मतलब हमारा महत्व ही हमारे लिए सबसे, यानी कि हम ये पाना चाहते हैं और हर हाल में पाकर रहना चाहते हैं, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। दूसरी चीज उन्होंने यहाँ पर क्या बताई कि हम व्यक्ति केंद्रित हो गए, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। अब हम कभी पहले, अगर आप फ्यूचर में जाओ तो अगर हम कोई काम करते थे तो हम सबको लेकर सोचते थे, लेकिन अब हम कोई काम करते हैं तो उससे हमें क्या फायदा है, हमें क्या मिलेगा, हम इस बारे में सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम अगर ये काम करेंगे तो इससे समाज को क्या फायदा होगा, देश को क्या फायदा होगा, परिवार को क्या फायदा होगा, हम कुछ नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारा क्या फायदा हो रहा है। गांधी जी ने कहा था, हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां अवश्य खुली रखें, किंतु अपनी बुनियाद पर कायम रहें। तो बहुत अच्छी चीज इन्होंने बोली कि स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए हम जिस विश्व में रह रहे हैं वहां सिर्फ भारतीय संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति है, यूरोपीय संस्कृति है, ठीक है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं। हमें अपने दिल, अपने दिमाग को खुला रखना है, हमें इन सभी संस्कृतियों को देखना है, मगर इनसे अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना है। ये नहीं कि आंख बंद करके सब कुछ ग्रहण करना है, ये नहीं करना है। आंख, दिमाग सब कुछ खोलिए। पश्चिमी संस्कृति में जो चीज़ें अच्छी हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, यूरोपीय संस्कृति में जो अच्छी हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। आप अगर हिस्टोरिकल में जाएंगे, वहाँ पर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप अभी एक्सेप्ट करो। लेकिन उन्होंने यही चीज़ कहा, स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए बहुत सारी संस्कृतियां हैं, उनसे जो भी चीज़ें अच्छी हैं उन्हें एक्सेप्ट करिए, खुले रखिए, किंतु बुनियाद पर कायम रहिए। लेकिन आपकी सभ्यता का जो बेस है उसे आपको नहीं छोड़ना है। पता चला आप उसको एक्सेप्ट करने के चक्कर में आप अपनी परंपरा को कहीं ना कहीं छोड़कर अलग हट रहे हो, वो काम आपको नहीं करना है। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। तो ये हर एक चीज़ को उपभोग कर लेने की, हर चीज़ को अपना लेने की, हर चीज़ को फॉलो करने की जो हमारी एक टेंडेंसी बन रही है, ये हमारे भविष्य के लिए खतरा है। क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना रहे हैं, तो हमने अपनी आँखें और दिमाग दोनों बंद करके रखे हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं इसके लॉन्ग इफेक्ट्स क्या पड़ने वाले हैं, हम अभी इस्तेमाल कर ले रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब आपके सामने पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस, ये सारी चीज़ें हैं, आप डेली खाओ, ठीक है। अभी हम ये कहेंगे कि भाई ये तो पश्चिमी में तो ये सब लोग यही खाते हैं, तो क्या मर जाते हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं डेली खाओ, आप डेली एक पिज़्ज़ा खाओ, डेली आप दिन में पिज़्ज़ा खाओ, रात में बर्गर खाओ, सूप पियो, चाउमीन खाओ, यही सारी चीज़ें खाओ। हम कह रहे हैं 10 दिन तक खाओ, 10 दिन के बाद आपकी तबीयत ना खराब हो जाए तो बोलो। क्यों? क्योंकि वो हमारा कल्चर नहीं है, हमारा शरीर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। वी आर इंडियंस। वो जो पश्चिमी देश के लोग कर रहे हैं उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमें पश्चिमी देश के मूल्यों को मानने की परमिशन नहीं देती है। अगर हम उसे अपनाते भी हैं तो वो कुछ दिन के लिए तो अच्छी लगेगी, लेकिन आगे चलकर वो हमारे समाज की नींव को हिला देगी। अब कैसे? जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि पश्चिमी देशों में 18 साल के बाद बच्चे और माँ बाप अलग हो जाते हैं, वो अपना अलग रह रहे हैं, वो अलग रह रहे हैं। अब इसी चीज़ को आप अभी अपना लो, ठीक है। आप 18 साल के होने के बाद अपने पेरेंट्स से अलग हो जाओ, ठीक है। सपोज आपने अपना लिया, क्योंकि अभी आप ये चीज़ सोच रहे हो, आपने सोच लिया, आप माँ बाप को अपने हाल पे छोड़ दिया, हमने अपनी जॉब शुरू कर दी, 18 साल के बाद हम कमाने लगे, हम अलग रहने लगे। यही तो होता है पश्चिम देशों में, माँ बाप से भी मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेके जाके मिलना है, इस तरीके से होता है। अब थोड़ा सा आगे चलो, हमने कहा ना कि ये चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल नहीं होती हैं, ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर सकती। अब आ जाओ अब उस फेज में जब आप पेरेंट्स होगे और आपके बच्चे आएंगे।
उस जगह पर आपके बच्चे आपको छोड़ देंगे 18 साल तक पे, तब आपको जब अपने बच्चों के बुढ़ापे में ज़रूरत पड़ेगी तब वो पास में नहीं है। तो मतलब जो काम आपने किया, अगर वही चीज़ कल को आपके बच्चे आपके साथ करेंगे तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। यही होगा ना, क्योंकि हमारी संस्कृति के मूल में ये चीज़ नहीं है। तो इसलिए हम कोई भी चीज़ अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये सोचिए कि हमें अपनी संस्कृति की जड़ों से बंधे रहना है। जो भी चीज़ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम अपना रहे हैं, हमेशा ये देखिए कि क्या वो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे आदर्शों, हमारे विचारों से मेल खाती है या नहीं। यही सोचकर हमें अनुकरण करना चाहिए। तो ये रहा हमारा पूरा अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति। हर चीज़ को उपभोग कर लेने की जो टेंडेंसी हमारे अंदर आ रही है उसे हमें शांत करना चाहिए। जो चीज़ें हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही इस्तेमाल करनी चाहिए। तो श्यामा चरण दुबे जी ने ये निबंध लिखकर हमें हमारे आने वाले समय के लिए सचेत किया है कि अभी भी समय है, हमें इन सारी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ध्यान से समझिए और अपनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इतने बढ़िया चैप्टर पढ़ने के बाद अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस जरूर करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। तो जल्दी इनके क्वेश्चंस लेकर मैं दोबारा उपस्थित होंगी। ध्यान रखिए, एक एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आपके होंगे जो हम जब पूरा एक्सप्लेनेशन कर लेंगे सभी बुक्स का, उसके बाद हम आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।